वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम प्रतीक खत्री है। जैसा कि आपको पता है कि मैं टोटल 4 सब्जेक्ट्स लेता हूँ 12th कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स और ओसी। हमने इंडस्ट्री जो इकोनॉमिक्स है, उसमें हमने टोटल 9 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं और अभी हम 10th चैप्टर पे पहुंचे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको मेरे रेगुलर वीडियोस मिलते रहें और आपको उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो अभी हम चालू कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी आते हैं इंट्रोडक्शन पे। देखो, तो पूरे दुनिया में जितने भी नेशन हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उसके टोटल 3 अलग अलग तरह की सेक्टर्स है उसके अंदर। एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री और एक सर्विस सेक्टर। ये हर कंट्री में है, ऑलमोस्ट हर कंट्री में एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है। जिसमें एक इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रोडक्शन की बात करें, प्रोड्यूसिंग की बात करें, अ, और ये हर इकोनॉमी के लिए बहुत ही स्पेशल होता है कि इससे मोस्टली कमाई इससे होती है, एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम का बहुत है, तो पेट्रोल एक्सपोर्ट करके ही कमा लेते हैं। जैसे और कोई जो डेवलप्ड नेशन है, जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, जापान है, वो सब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, मतलब उनकी मेन कमाई इंडस्ट्री से ही होती है। जैसे कभी कभी कोई कोई कंट्रीज ऐसी भी है जिसकी मेन कमाई एग्रीकल्चर से होती है, और वो भी डेवलप्ड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन सब की कमाई भी मेन एग्रीकल्चर से होती है, पर उनका एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हुआ होता है अगर इंडिया की बात करें तो, अगर कंपेयर करें इंडिया से। पर जो भी ये जो डेवलप्ड कंट्री है, वो टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो, ऐसी बहुत कम है। जैसे अभी आपको मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है डेवलप्ड नेशन के, जो इंडस्ट्रियल नेशन है और डेवलप्ड है, वो बहुत है, और एज कंपेयर टू डेवलप्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमी। मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो बिलीव करती है, अगर फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना है, देन वी हैव टू कन्वर्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। क्योंकि इंडस्ट्रियल, अगर आप इंडस्ट्री सेक्टर में जो अगर आप डेवलपमेंट लाते हो, तो आप वो जो प्रोडक्ट है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट से आपको पैसा मिलेगा। और अगर आपने प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर लिया, सस्ते में एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो फिर लोग बहुत खरीदेंगे बाहर की कंट्रियाँ। साथ में जो लोग हैं कंट्री के, उसको एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी मिलेगी। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है चाइना। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसी चीज़ है कि अगर चल पड़े तो कंट्री को बहुत आगे बढ़ा सकती है। इसका एग्जांपल एक अमेरिका है, चाइना है, और ऐसी जापान है। तो बस यही एक इम्पॉर्टेंस है एग्रीकल्चर, सॉरी, इंडस्ट्री का, एक पर्टिकुलर नेशन में, और कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका, हम इस चैप्टर में वो समझेंगे। अभी तो पहला तो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है स्पीडी ग्रोथ के लिए। अगर एक इकोनॉमी को बहुत स्पीडीली ग्रोथ करना है, बहुत स्पीडी ग्रोथ चाहिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्रीकल्चर को डेवलप तो हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देखो, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा होगा तो जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर का, वो अच्छा बिकेगा, और ये सब होगा तो लोगों को एग्रीकल्चर में भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाएगी, कि जो भी रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से ही मिलता है। हमने ये पहले एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था। और अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ जो भी रिसोर्सेस है इकोनॉमी में, तो हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छे हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। अगर बहुत इनकम जल्दी बढ़ानी है लोगों की,
और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना है लोगों का, तो कंट्री को इंडस्ट्रियलाइजेशन अडॉप्ट करना होगा, और ऐसे अडॉप्ट करना होगा कि साथ में एग्रीकल्चर का भी भला हो और एग्रीकल्चर को कोई अफेक्ट ना हो। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी बढ़ेंगी और इंडस्ट्री में भी बढ़ेंगी। तो इससे ओवरऑल इनकम भी बढ़ेगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो भी बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी को इराडिकेट करना है या फिर जड़ से उखाड़ना है डेवलपिंग इकोनॉमी से, जैसे इंडिया है, तो इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन अडॉप्ट करना होगा अलॉन्ग विथ इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, पर सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों, सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों है, क्यों ज़रूरी, उसके लिए भी क्यों है ज़रूरी, ये आगे चैप्टर में आपको बताया जाएगा। कुछ आगे फैक्टर्स दिए गए इस चैप्टर में, आप उस फैक्टर्स पे ध्यान दो तो आपको जो भी मैंने अभी बोला कॉन्सेप्ट वो पूरा क्लियर होगा। पहला तो आता है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। देखो, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत डोमिनेंट था अपनी कंट्री पे। ऑलमोस्ट 72% लोग इंडिया में जो रह रहे थे वो गांव में रह रहे थे, और गांव के ऑलमोस्ट हर एक आदमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री था। फिर प्लानिंग में कुछ एफर्ट्स डाले गए सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जैसे आपने पहले से ही पढ़ा। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुआ क्या, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो सरकार ने बढ़ा दी, और अच्छी खासी इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई भी। 1951 में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था नेशनल इनकम में वो 16.6% था, जो बढ़ के 27% हो गया 2013-14 में। तो इसको देख के हम बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो काफ़ी काफ़ी अच्छा है। और ये समझने वाली बात है कि अगर ग्रोथ होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो फिर सर्विस सेक्टर की भी ग्रोथ होगी, और इससे काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। हालांकि अभी सबसे ज़्यादा इनकम, नेशनल इनकम सर्विस सेक्टर से आ रही है, उसके बाद इंडस्ट्रियल, उसके बाद एग्रीकल्चर से, फिलहाल के लिए तो इंडिया में। पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक कंट्री की ग्रोथ में। फिर आगे आता है एम्प्लॉयमेंट। देखो, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 140 करोड़ होगी लगता है इस बार के सेंसस में, उससे नीचे तो हो ही नहीं सकती। तो जो भी लेबर सप्लाई है वो अच्छे से यूटिलाइज होती नहीं है इंडिया में, और इससे काफ़ी सीरियस इश्यूज आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। लैक ऑफ इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलती नहीं है। लोग अपने एफर्ट्स बढ़ाते हैं, सरकार अपने एफर्ट्स बढ़ाती है कि हम ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। 1951 में लोगों को जो 10.6% लोग थे इंडिया के, वो इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, जो बढ़ के 24.3% हो गया 2011-12 में। जो स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो सब ऑलमोस्ट इंटेंसिव लेबर प्रोडक्शन थी, मतलब लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक इस्तेमाल करती थी। उसमें कोई भी हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती थी नहीं। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही आती है, ऐसे कॉटन इंडस्ट्री, जूट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सब लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक इस्तेमाल करती है जो स्मॉल स्केल पे है, और ये भी काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन करती है। फिलहाल के लिए तो अभी 24.3% एम्प्लॉयमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फिर आता है एक्सपोर्ट इनकम। देखो, एग्रीकल्चर से सिमिलर है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी, अपने जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है
और जो जनरेट सरप्लस है वो बढ़ा रहा है इकोनॉमी में। जो सरप्लस आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में। और जो ये फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत यूजफुल है इंपोर्ट के लिए, जो स्कैर्स आइटम है इकोनॉमी में। 2013-14 में इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2/3 शेयर अपना कंट्रीब्यूट कर रही थी एक्सपोर्ट इनकम में। मतलब 2/3, आप बोल सकते हो 60 to 70% के बीच जो भी एक्सपोर्ट इंडिया में हो रहा था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा हो रहा था। अब ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये खाली सिटीजन की डिमांड सेटिस्फाई नहीं करती, पर फॉरेन एक्सचेंज भी कंट्री को अर्न करके देती है, ताकि कंट्री जो भी नेसेसरी आइटम्स है वो इंपोर्ट कर पाए। तो ये इनडायरेक्टली हेल्प करती है जो भी आइटम्स रिक्वायर होती है इकोनॉमी को, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। फिर आगे आता है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत यूजफुल है रैपिडली और बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। साथ में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो जो प्राइमरी कमोडिटीज की डिमांड है वो भी बढ़ती है। और अगर एक्सेस इनकम होती है तो एज अ सेविंग के रूप में बच जाती है। तो साथ ही लग्जोरियस और एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती है। और हम बोल सकते हैं कि इससे भी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो सेटिस्फाई होती है। गवर्नमेंट ने अलग अलग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश किए हैं बैकवर्ड एरियाज में और लेस डेवलप्ड एरियाज में, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए और इनकी इनकम बढ़ पाए, और साथ ही स्पीडी और बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। तो आप समझ सकते हो कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर अच्छे से एस्टेब्लिश हुआ बैकवर्ड एरिया में तो उनकी इनकम बहुत बढ़ेगी, और साथ में वो पैसे स्पेंड करेंगे लग्जोरियस आइटम में, एंटरटेनमेंट में, और उससे फिर से एक अच्छी डिमांड जनरेट होगी। अच्छी डिमांड जनरेट होगी तो इंडस्ट्री सेक्टर और मोटिवेट होगा प्रोडक्शन के लिए, और ऐसे करके ओवरऑल जीडीपी भी बढ़ेगा। तो उससे हम बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। फिर आगे आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, जो भी रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का वो एग्रीकल्चर से आता है। तो एग्रीकल्चर को अच्छे से ग्रो करने के लिए इंडस्ट्री सेक्टर चाहती है कि एग्रीकल्चर को और अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिले, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिले। तो कई सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनके एग्रीकल्चरल फार्म्स है, जैसे चाय की इंडस्ट्री, कॉफी की इंडस्ट्री। उनके खुद के एग्रीकल्चरल फार्म होते हैं ताकि वहाँ पे उगा पाए। तो वहाँ पे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, सबमर्सिबल पंप्स, इक्विपमेंट जैसे स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, और कुछ और ऐसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, और कुछ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स भी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को। और उससे इंडस्ट्रीज का ही फायदा होता है, क्योंकि इंडस्ट्री को एक अच्छा रॉ मटेरियल मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती है। जैसे एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो खाने का तेल होता है उसको एक अच्छा खाद मिलेगा, एक बोलते हैं एक अच्छा अनाज मिलेगा जिससे वो ऑयल बनाएगा। जैसे वो ग्राउंडनट ऑयल होता है, पीनट ऑयल होता है, फिर आता है सनफ्लावर ऑयल। तो जो भी ऑयल की कंपनियां हैं वो एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है। जैसे चाय है, चाय भी बहुत डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, कॉफ़ी है, और ऐसे कई सारी इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल है जो हमें पता तो नहीं होता, पर एग्रीकल्चर से लेके इस्तेमाल करते हैं और उससे इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इंडस्ट्री भी चाहती है कि मॉडर्नाइजेशन आए एग्रीकल्चर में, और वो सब ट्रैक्टर, थ्रेशर, सबसिबल पम्प्स भी प्रोड्यूस करती है। फिर पेस्टिसाइड्स भी प्रोवाइड करती है, केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है। और इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर का भी भला होता है,
यहाँ पे यही लिखा है और क्या। फिर आगे आता है स्ट्रेंथ्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत एसेंशियल है एक स्ट्रांग और सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए इकोनॉमी का। इंडस्ट्रियल सेक्टर देखो, एक तो आयरन प्रोड्यूस करता है, सीमेंट बनाता है, अंबुजा सीमेंट आपने देखा होगा, अल्ट्राट्रैक सीमेंट। फिर वो इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाता है, रोड्स बनाता है, ब्रिजेस बनाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। साथ ही में वो व्हीकल्स प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बसेस बनाते हैं, जैसे टाटा बनाती है, ट्रक बनाते हैं, रेलवे बनाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्लेन बनाता है, कार बनाती है, टू व्हीलर बनाते हैं। तो ये ओवरऑल इनडायरेक्टली इकोनॉमी को स्ट्रेंथन ही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अच्छे रोड मिल रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स मिल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इससे स्पीडी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और काफ़ी एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है, जिससे इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है जो वो और मजबूत होता है। और कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे राइफल्स, बुलेट्स, टैंक्स, ये भी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। और ये जो नेशन का डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज पे वो कम कर देता है और कंट्री को और स्ट्रॉन्गर बनाता है और इंडिपेंडेंट छोड़ के इंडिपेंडेंट बनाता है। फिर आगे आता है चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नया कल्चर इमर्ज हुआ है। तो जो डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है, कंपटीशन है, टीम वर्क है, सेल्फ डिपेंडेंसी है, कॉपरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, इनोवेशन है और इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज है, वो काफी हद तक बढ़ गई है। और जो भी अंधविश्वास है, फेटलिज्म है, नैरो साइकोलॉजी है, ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर है, ऑर्थोडॉक्स को मैं क्या बोलूँ, पुरानी सोच, साइकोलॉजी को मैं बोलूँगा, नैरो साइकोलॉजी को मैं बोलूँगा कि छोटी सोच, और फिर सुपरस्टिशन को बोलूँगा मैं अंधविश्वास। ये सब कम हुए हैं इंडस्ट्री की वजह से। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग एम्प्लॉय होते हैं इंडस्ट्री में, उनको एक नया एटमॉस्फियर मिलता है, वो नई बातें समझते हैं। इंडस्ट्री की वजह से एक ऐसे अच्छे 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 आइटम्स आए समाज में, जैसे मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, जिससे लोगों की जो ऑर्थोडॉक्स सोच है वो कम हुई है। आजकल रेडीमेड रेडी टू मेड आइटम्स आ रहे हैं, जैसे रेडी टू मेड गुलाब जामुन, रेडी टू मेड कस्टर्ड। इन सब आने की वजह से जो पुरानी सोचें थी कि ये खाना बनाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, ये काफ़ी हद तक गायब हो गई है। और ऐसे कई सारी चीज़ें इंडस्ट्री ने हमें इन्फ्लुएंस की है, जिससे हमारा डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंपटीशन, टीम वर्क, सेल्फ डिपेंडेंस, कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन काफ़ी हद तक बढ़ा है। और अंधविश्वास, छोटी सोच, पिछड़ी सोच कम हुई है। और कुछ ऐसे सोशल चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है उससे। और ये सब एक अच्छा स्ट्रक्चर मिला सोसाइटी को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, इसी की वजह से हुआ है। तो टोटल कुछ चार ये सब इंपॉर्टेंस थी, 7 इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी अभी। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पहला था कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, दूसरा था एम्प्लॉयमेंट, तीसरा था एक्सपोर्ट इनकम, चौथा था बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पांचवा था मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, छठा था स्ट्रेंथन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सातवां था चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। ये हमने कुछ 7 पढ़े, ये पढ़ लो, आपके 5 मार्क कहीं नहीं गए, बहुत इजी है। ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत छोटा भी है, ऑलमोस्ट 7-8 पेजेस का है बस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल पूछते हैं 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। आप एक बार याद कर लो, आपको मज़ा आ जाएगा। फिर आगे आता है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। देखो, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है इंडिया में, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है अलग अलग प्लानिंग पीरियड आने के साथ। तो ये समझने वाली बात है कि जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग एक्सपेक्ट्स प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के।
देखो, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बहुत वेराई करता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट के कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। अभी जियो में 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, तो उसने काफी हद तक इम्पैक्ट किया। पर किसी किसी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री है, उसमें 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, तो कम इम्पैक्ट करती है सोशल स्ट्रक्चर को और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को। फिर आता है ओनरशिप, उसके बाद आता है प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, कि उसका ओनर कौन है इंडस्ट्री का, और वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ये भी डिसाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और ये हम अलग अलग नीचे फैक्टर्स दिए हैं, उसे हम समझ सकते हैं। पहला तो है टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन किए दिए गए हैं, देख रहे हो? क्लासिफिकेशन किसके किसके बेसिस पे दिए हैं? इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और उससे उस इंडस्ट्री के अलग अलग नाम दिए गए कि अगर इतना इन्वेस्टमेंट हुआ तो ये इंडस्ट्री का नाम ये है, अगर इतना हुआ तो ये इंडस्ट्री का नाम ये है। बताओ, यहाँ पे भी भेदभाव है, पर ये भेदभाव अच्छा है ताकि हम समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, और इससे हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। पहला तो है कॉटेज इंडस्ट्री। अब ये कॉटेज इंडस्ट्री मेनली फैमिली मेंबर्स के द्वारा चलाई जाती है। इसमें सिंपल इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्तेमाल है वो ना के बराबर होता है, और मशीन भी बहुत कम इस्तेमाल होती है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है, तभी उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा, अभी कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी है? खादी की, पापड़ की, खाकरा की, इंसेंस स्टिक इंडस्ट्री, जो आप घर पे बैठ के फैमिली मेंबर के साथ बना सकते हो। उसमें इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से 1,000, 2,000, 3,000, मैक्स टू मैक्स 5,000, बस उसके आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं। और इससे खाकरा चालू कर सकते हो, पापड़ चालू कर सकते हो, इंसेंस स्टिक बनाना चालू कर सकते हो, पका खादी बनाना चालू कर सकते हो। फिर आता है टाइनी इंडस्ट्री। अब ये थोड़ा एक लेवल बढ़ रहा है आगे। अब ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक है। इसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख तक होता है। आप देख रहे हो, पहले हजारों में इन्वेस्टमेंट था, अब इन्वेस्टमेंट लाखों में हो गया। मतलब जिस इंडस्ट्री में 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट होता है, और वो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री होती है, उसको हम बोलेंगे टाइनी इंडस्ट्री।